अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं निबास, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम एक नहायत अहम मौजू के साथ करते हैं और ये मौजू हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे घरों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर आज हमने बात करनी है, जिसमें जिस तरह हमने कल बात की थी जनाब बड़े बुज़ुर्गों के हवाले से, क्योंकि कल उनका दिन था, तो आज हमने बच्चों की परवरिश के हवाले से ख़ास तौर पर बात करनी है कि उसमें मोहब्बत और नज़्म ज़ब्त जो है ना वो किस तरह लेकर आना चाहिए और ये तवाज़ुन किस तरह बरकरार रखना चाहिए। और जैसा मैंने कहा है कि कल हमने बुज़ुर्गों के मुतालिक बात की है और आज बच्चों की ज़रूरियात पर बात करेंगे और उनके दूर तलक पड़ने वाले जो हक़ाइक़ हैं ना उनको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों की जो नफ्सियात होती है ना उसको सामने रखते हुए कुछ असबाक निकालने की कोशिश करेंगे। यूँ तो मेरे ख्याल से इस मौजू पर अक्सर गुफ्तगू होती रहती है मगर अमल नहीं होता है। ऐसा शायद इसलिए होता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वही क्लियर नहीं हो रही होती है और वो अमली मैदान में कारआमद साबित नहीं हो रही होती है। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ जो ख़ानदानी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बच्चों की तरबियत को एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी समझा जाता है, लेकिन अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो एक कश्मकश में जो है ना वो फंसे रहते हैं कि बच्चों को मोहब्बत और जो नज़्म व ज़ब्त है उसकी तालीम एक साथ कैसे दें। यानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चों की मोहब्बत में उन्हें बेकाबू छोड़ दें और ना ही इस कदर सख्ती करना शुरू कर दें कि वो आपसे खौफज़दा होना शुरू हो जाए। हम सभी ये जानते हैं और ये समझते भी हैं कि जो नज़्म ज़ब्त होता है ना वो बग़ैर सख्ती और सज़ा के नहीं आ सकता है। तो एक हॉलिस्टिक सी अप्रोच है जिसके ऊपर हमने नज़र डालनी है कि अगर मोहब्बत की बात करें तो बच्चों की ज़िंदगी में मोहब्बत वो बीज है जो उन्हें एतमाद, उन्हें खुशी और सुकून देता है और ये वो एहसास भी है जिससे बच्चे को ये यकीन होता है कि जनाब उसके जो वालिदैन है, उसके पेरेंट्स हैं, हमेशा उसके साथ है। और वालिदैन की जो मोहब्बत है वो बच्चों को दुनिया का मुकाबला करने का हौसला देती है। मगर सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती है, नज़्म ज़ब्त भी बच्चों की तरबियत के लिए उतना ही ज़रूरी होता है। अब नज़्म ज़ब्त को सही और गलत का फ़र्क सिखाता है हमारे बच्चों को। असल में ज़िंदगी में हर चीज़ के असूल व ज़वाबित होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और अगर बच्चे ये नहीं सीखेंगे कि उनकी क्या हदूद हैं तो वो ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करने में नाकाम हो सकते हैं। अब अपने हकीकी सवाल की तरफ आते हैं कि जनाब जो तवाज़ुन है, जो बैलेंस है, उसको कैसे हमने बरकरार रखना है। मेरे ख़्याल में हमारा समझने का जो ज़ाविया है ना वही गलत है। हम इन दोनों अप्रोचेस को ना अलग अलग समझते हैं मगर हकीकत ये है कि ये अलग नहीं है। मोहब्बत और जो नज़्म ज़ब्त है ये एक ही चीज़ है। तो अमली तौर पर बच्चों को उनके हर अमल के नताइज से आगाह करें। अभी हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ना है ये जनाब के आपसे हमने एक चैम्पियन की मुलाकात करानी है और वो चैम्पियन है जनाब आयत आसमी। थोड़ा सा मैं बता दूं कि उन्होंने किया क्या है कि जिस खेल को बादशाहों का खेल समझा जाता हो और जहां गहरी चाल चलने के लिए माइंड गेम्स का एक बड़ा अमल दखल हो, फिर दुनिया के 190 ममालिक हों और भांत भांत के बेहतरीन खिलाड़ी आपके मद्दे मुकाबिल भी हों, ऐसे में महज 12 साल की कम उम्री में पाकिस्तान की चेस प्लेयर को ना सिर्फ विमेन कैंडिडेट मास्टर अवार्ड से नवाजा गया हो बल्कि इस बात को भी दुनिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान टैलेंट के हवाले से ज़रख़ेज़ ज़मीन है। तो आज हम आपकी मुलाकात आयत आसमी से करवाने वाले हैं जो ना सिर्फ 12 साल की उम्र में चेस ओलंपियाड की फ़ाते बनी है बल्कि उनसे जानेंगे कि इतनी कम उम्र में कैसे इतने मुश्किल गेम की जो है ना उन्होंने फ़ाते बन के हम सबको दिखाया, क्योंकि जो शतरंज है ना उसकी बाजी चलना इतना आसान नहीं होता है। तो हम आपकी आयत से मुलाकात कराते हैं। आयत, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आयत, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो थोड़ा सा इस चैम्पियनशिप्स के बारे में हमें बताइए, कब थी ये और इसमें कितने लोगों को आपने कम्पीट किया है? ये थी 9 सितंबर को। ओके। और ये वो सबसे बड़ा इवेंट होता है चेस का। हाँ। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज आई थी, 195 कंट्रीज आई थी। ओके। और 11 राउंड्स थे और मैंने 10 में से 5 पॉइंट्स लिए थे
उस 50% हो गया था और मुझे WCM का टाइटल मिल गया था। अच्छा, तो और वो कि कौन सी कैटेगरी में आप खेल रही थी? मैं वुमेन कैटेगरी में खेल रही थी। अच्छा, ठीक है। और कैसा, मतलब कितनी आप मोटिवेटेड थी और कितनी तैयारी करके गई थी, प्रिपरेशन कितनी करके गई थी आप? मैं मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा थी और मेरी अम्मा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था और मैं बहुत अच्छी तैयारी भी करके गई थी। कितनी देर आपको तैयारी करनी पड़ती है इसकी ख़ास तौर पर? मैं रोज़ 4 घंटे करती हूँ। अच्छा, 4 घंटे आप जो है ये चेस खेलती हैं? जी। वाह जी वाह, क्या बात है। तो ये इंटरेस्ट आपको कैसे डेवलप हुआ था कि आपने जो है ना चेस प्लेयर बनना है? चेस मैंने पहली दफ़ा अपने खाला के घर देखा था और अच्छा। फिर मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि ये कौन सी गेम होती हाँ। है। उन्होंने फिर मेरे बर्थडे पे मुझे एक चेस बोर्ड गिफ्ट दिया था और फिर उसके बाद मैंने खेलना शुरू किया अपने अब्बा और अम्मा के साथ और मुझे ये बहुत अच्छी गेम लगी थी और तब से मैं खेल रही हूँ। तो सीखा कहाँ से आपने? आपको वो चेस बोर्ड तो मिल गया, मामा ने ला के दे दिया एज अ बर्थडे गिफ्ट, लेकिन आपने सीखा कहाँ से? मामा बाबा से सीखा? जी, मेरे अब्बा के ब्रदर खेलते थे तो उन्होंने सिखाई थी मुझे बेसिक मूव्स। उसके बाद मेरे खाला ने एक कोच रखे थे सर जाहिद, उनसे भी मैंने सीखी थी फिर। अच्छा, तो अभी आपने किसी प्रोफेशनल बंदे से सीखा है? जी। अच्छा, उनसे भी आप क्लासेस ले रही हैं। कितने साल हो गए वैसे आपको ये खेलते हुए, चेस प्लेयर बने हुए या चेस खेलते हुए कितने साल हो गए? मैं 7 साल की थी जब मैंने शुरू किया था तो मुझे अब 4 साल हो गए खेलते हुए। अच्छा, तो किस तरह मैनेज करती हो आयत? साथ साथ आप चेस भी प्रैक्टिस कर रही होती हो, साथ साथ स्टडी भी आप कर रही हो। स्टडी क्या कर रहे हो? मैं स्कूल जाती हूँ और फिर कभी कभी जब मैं इंटरनेशनली खेलने हाँ, जाती हूँ तो मैं थोड़ा पीछे रह जाती हूँ, लेकिन फिर मैं कवर अप कर लेती हूँ। कवर अप कर लेती हैं। चेस की फील्ड में किसको इंस्पायर करती हैं आप? इंस्पायर्ड किससे हुई हैं आप? मैं एक इंडियन चेस प्लेयर गुकेश से इंस्पायर। नो प्रॉब्लम, आपका इंस्पिरेशन आप किसी से भी ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो टोटली अप टू यू है। तो आप उनकी टेक्निक देखती हैं, क्या देखती हैं आप उनकी? मैं उनकी गेम्स देखती हूँ, उनकी स्ट्रेंथ देखती हूँ, वो कैसे कैसे गेम्स खेलते हैं। वाह जी वाह। तो आप आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, तो कज़न्स हैं, आपके टीचर्स, वो तो बड़े खुश होते होंगे आपको जब देखते होंगे कि वाह जी वाह, आयत तो एक बड़ी चैम्पियन बन गई है। जी। तो वो भी आपसे सीखते हैं, आपके कज़न्स या सिबलिंग्स या फ्रेंड्स आके कहते हैं कि आयत हमें भी सिखाओ कि चेस कैसे खेलते हैं? मेरे हैं फ्रेंड्स जो खेलते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स हैं मैं खुद सिखाती हूँ उनको, लेकिन उनको अच्छी नहीं लगती। उनको अच्छी नहीं लगती, आप सिखाती हैं? अच्छा, ठीक है, चले, दैट्स गुड। तो क्या आगे कोई चैम्पियनशिप आ रही है जिसकी आपने तैयारी करनी है? अभी मुझे नहीं पता कौन सी अच्छा आ रही जी, है। अभी नहीं पता, चले, दैट्स गुड। और बेस्ट ऑफ लक आयत आपका कि आप यहाँ पर आई, और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये चैम्पियनशिप जीती है। और इसी तरह जनाब, ये पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है, पॉजिटिव फेस है जो कि हम आपके सामने दिखा रहे होते हैं कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है टैलेंट के हवाले से। ख़ास तौर पर टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास, अगर कमी है तो वसाइल की कमी है, सहूलियात की कमी है, जिसको हमने 12 मरतबा अपने प्रोग्राम से जो है ना वो एड्रेस किया है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के बच्चों के हवाले से जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जाएं, स्पोर्ट्स के हवाले से, डिफरेंट स्पोर्ट्स के हवाले से अवेयरनेस दी जाए बच्चों को और इक्विप्ड करने की कोशिश की जाए। तो हमने आपसे आपकी मुलाकात कराई आयत आसमी से, जो कि चेस प्लेयर थी, उन्होंने चैम्पियनशिप जीती है। तो इस तरह के और भी प्लेयर्स हैं और भी टैलेंट है जिनको हम अपने जागो लाहौर में बुलाएंगे, अपना प्लेटफॉर्म उनको देंगे ताकि वो यहाँ पर आके अपना जो स्किल है वो आप तक पहुँचा सके। तो थैंक यू सो मच आयत फॉर कमिंग हियर। तो अभी आगे बढ़ते हैं और अपने सेगमेंट की तरफ। आज हमने थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट के हवाले से बात करनी है। मनफी का मतलब ही ना माइनस का होता है। आप दुनिया की किसी भी ज़ुबान में इस लफ्ज़ का मायने ढूंढेंगे ना तो उतनी मरतबा आपको एक ही जवाब से सामना होगा, यानी कि मनफी। बाज़ औक़ात आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों के साथ भी उठना बैठना पड़ता है जो हर लिहाज से आपकी तरक्की की राह में कहीं ना कहीं रुकावट ज़रूर बनते हैं। और ये लोग आपको पहले तो एक उलट मशवरा देंगे,
नुकसान होगा तो आपको बुरा भला भी कहेंगे, और अगर आप उसके दिए गए गलत मशवरे से ही कामयाब हो गए अल्लाह के फजल से, तो तब भी वो आपको ये बताना और जताना हरगिज़ नहीं भूलेंगे कि ये मैंने तुम्हें बताया था, ये मेरे ही मशवरे पर तुम कामयाब हो गए हो। ये तो आपको एक माइंडसेट बताया मैंने, लेकिन चूँकि हर एक को अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ लोगों से वास्ता पड़ता है, तो हर एक का तजुर्बा, हर एक के सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये तयशुदा बात है कि हम में से हर किसी को अपनी ज़िंदगी में मनफी लोग ज़रूर मिलते हैं। मुखालिफिन तो होते ही दूसरी सफ़ में हैं, जिन्हें मेरे ख्याल से पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपनों के दरमियान कुछ ऐसे चेहरों को पहचानना कदरे मुख्तलिफ होता है कि उनकी मनफी सोच से ख़ुद को कैसे दूर रखना है। एक लम्हे को सोचें, कहीं आप भी तो जाने अनजाने में किसी दूसरे की ज़िंदगी के विलन तो नहीं बन चुके हैं। तो अपनी सोच को किसी के हक़ में हम बेहतर नहीं कर सकते ना, तो या तो खामोश रहें या खुदा हाफिज़ कहकर अपना रास्ता अलग कर लें। ऐसे लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो ना तो ख़ुद कुछ करते हैं, ना ही किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमने किस तरह एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, दूर किस तरह रहना है और क्या ज़रूरी है उनसे दूर रहना, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मनफी लोग, नेगेटिव पीपल, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा आजकल सुना जा रहा है जनाब, हमारे इर्द गिर्द मनफी सोच वाले बहुत सारे लोग हैं, क्या ऐसे लोगों से दूर रहा जा सकता है, ऐसी सोच से बचा जा सकता है अपनी लाइफ में कि नहीं? देखिए, चूँकि ये हमारी लाइफ है, हम अपना खुद एक दायरा सेट करते हैं, एक बाउंड्रीज सेट करते हैं कि इस बाउंड्रीज में किस तरह के लोग कितनी देर के लिए आ सकते हैं। दिस इज़ अवर चॉइस। लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब फैमिली में भी हो सकते हैं जी, घर में रहने वाले अफराद में भी से कुछ अफराद हो सकते हैं, आपका इमीडिएट बॉस हो सकता है, आपकी टीम हो सकती है जिनके साथ अपने काम हर सूरत में करना है, उनकी नेगेटिविटी के बावजूद आपने उन्हीं के साथ रहना है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है। यस, ऐसी सूरत में फिर आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है। अच्छा। आपको उन्हें किसी और नज़र से देखना पड़ता है। अच्छा। खुद को थोड़ा फ्लेक्सिबल करना पड़ता है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। बस ठीक है सो है, मैं इस चक्की में पिसता रहूँगा। तो मैं अक्सर इसके जवाब में ऐसे कहा करता हूँ कि जिस तरह गैलेक्सी है, इसमें बेशुमार स्टार्स हैं। कुछ स्टार्स दूसरे स्टार्स को रोशनी देते हैं और वो कहीं से ले रहे होते हैं। सूरज कहीं पे दे रहा है, कहीं से ले रहा है, चांद कहीं से ले रहा है, कहीं पे दे रहा है। इसी तरह आप अपनी लाइफ की स्टार हैं। सही। आपके आसपास भी बेशुमार लोग हैं, बेशुमार वो भी स्टार्स हैं। उनमें से कुछ एनर्जी गिवर हैं और कुछ एनर्जी सकर हैं। अच्छा, जो एनर्जी गिवर है, जब आप उनके पास बैठते हैं आपको लगता है मैं दुनिया फतह कर लूँगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर तरह के हालात की नेगेटिविटी, डिप्रेशन उनके पास बैठ के खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ एनर्जी सकर्स, उन्हें बड़ी से बड़ी खुशखबरी सुना दे, बस ये भक्ति है, तुम्हें भी पता नहीं, आदमी का दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूं। एक सेकंड में आपको आसमान से नीचे पटक देंगे। बिल्कुल, आप सब कुछ करके बैठे हैं, वो कहते हैं आरजिया यार ये सारा कुछ पता तो है गवर्नमेंट का, तुम्हें पता तो है हालात का, तुम्हें इंटरनेशनल मामलात का नहीं पता, कुछ नहीं हो सकता। आदमी का दिल करता है दीवार में टक्करे मारूं, मैं खुदकुशी कर लूं। अब ऐसे मामलात में हमें दो चॉइसेस हैं। एक तो अगर ऐसे लोगों को अवॉइड कर सकें तो अवॉइड करें। अच्छा। दूसरी सूरत है कि ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम कम स्पेंड करें। ठीक है। अगर मजबूरी है तो इसे मैनेज कैसे किया जाए कि उनके साथ कम से कम वक्त स्पेंड किया जाए। और दूसरा, छोटे छोटे पॉजिटिव फिक्रे मुसलसल बोलते रहें, अपने लिए भी और उनके लिए भी। अगर उनके नेगेटिव वर्ड्स आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके अच्छे वर्ड्स कभी ना कभी उनके ऊपर भी असरअंदाज हों। लेकिन हम ये कहते हैं ये है ही नेगेटिव, छोड़ो इसे, बस दफा कर दो। हम उन्हें चेंज करने का बेड़ा नहीं उठाते। अच्छा, तो हमें दोनों काम करना चाहिए। दोनों काम करने चाहिए। देखिए, अगर आप उन्हें चेंज नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे, वो आपके घर में भी हैं, आपके दफ्तर में भी हैं, फैमिली में भी हैं, तो आप सारी जिंदगी अपनी जिंदगी को उनके हाथ में दे देंगे कि चल ये चेंज नहीं हो सकता। सही। तो अगर आपको वो चेंज कर रहे हैं तो आप उन्हें चेंज करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो इस तरह के नेगेटिव लोग होते हैं या नेगेटिव सोच होती है, क्या वो हमारी तरक्की का ईंधन बन सकते हैं? मतलब उनकी नेगेटिव सोच की वजह से हम मोटिवेटेड रहे और हम आगे बढ़ते जाएं? जी बिल्कुल, ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद है कि लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरे आदमी ने उसे चैलेंज लिया कि अगर इसने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैंने इसे कुछ करके दिखाना है, इससे आगे जाके दिखाना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसके वर्ड्स को, उसके सेंटेंसेस या नेगेटिव कमेंट्स को अपने ऊपर किस तरीके से तारी करते हैं। देखिए, सिंपल, आपको पता है मैं कई दफ़ा आपके शो में आया हूँ तो मुझे कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक है। हाँ जी। तो ऐसा हुआ कि एक बाप और बेटा
अच्छा। किसी गांव के पास से गुजर रहे थे, अपने गांव के पास से, तो एक अंधा कुआं जिसे लोगों ने झाड़ियां वगैरह ऊपर रख के बंद कर दिया था कि वो सूख चुका था, उसके पास से गुजरे तो उनके गधे का पांव स्लिप हुआ और वो कुएं में जा गिरा। अच्छा। अब उन्होंने निकालने की कोशिश की तो वो निकल नहीं रहा था। अब उन्होंने और गौर किया तो उसकी टांग टूट गई थी। अब किसान के बेटे ने बाप से कहा कि ये वैसे भी बूढ़ा हो गया, काम तो करता नहीं है ये, ऊपर से टांग भी टूट गई इसकी, इसे बाहर निकालेंगे, इलाज मुआवजा करेंगे, घर में बिठा के खिलाएंगे, खर्चा बहुत हो जाएगा। हाँ। इसे यहाँ छोड़ देते हैं, नया गधा ले लेते हैं। बाप ने कहा कि चलो ठीक है, दोनों चल पड़े। वो पीछे से गधे ने देखा मुझे छोड़ के जा रहे हैं, उसने ऊंची ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर दिया। और गधे की आवाज तो बहुत बुलंद होती है। अब बाप बेटे ने सोचा कि पूरे आसपास के लोगों को पता लगेगा कि ये कितने जालिम लोग हैं कि पूरी जवानी इससे काम लिया, अब छोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया कि इसे दफन कर देते हैं इसके अंदर ही। उन्होंने कुदाल पकड़ी, कचरा, मट्टी, गलाजत अंदर फेंकनी शुरू कर दी। 2 घंटे के बाद उन्होंने लालटेन अंदर डाली कि अब ये मर चुका होगा, देख तो लें। तो वो हैरान रह के गधा आधे कुएं तक ऊपर आ चुका था। वो हैरान कि ये क्या हुआ। अब उन्होंने दोबारा देखा, साथ कचरा फेंका, गधे की कमर पे पड़ा, गधे ने ऐसे ऐसे किया, कचरा नीचे वो उसके ऊपर। वो कचरा फेंके, वो ऐसे ऐसे करे, कचरा नीचे उसके ऊपर। यानी गधे ने कचरे में दफन होने की बजाय कचरे को नीचे कुचलकर खुद को बुलंद करने का फैसला किया। सेम गोज इन अवर लाइफ। लोग अपना अपना गार्बेज ट्रक साथ लिए फिर रहे हैं, वो हमारे ऊपर फेंकते हैं। अब ये हमारी चॉइस है कि हम उसमें दफन होते हैं या उसे पैरों तले लेके खुद को बुलंद करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, तो अब थोड़ा सा हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी जानने की कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों की मेंटली क्या प्रॉब्लम होती है, या साइकोलॉजिकली वो किस तरह जो है ना अपने आप को ट्रीट कर रहे होते हैं, या उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए अफाफ मंजूर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अफाफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अफाफ, हम नेगेटिव पर्सनस के हवाले से उनकी नेगेटिविटी, उनकी जो नेगेटिव अप्रोच होती है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से तो हमने बात कर ली है कि उनको किस तरह हम लोगों ने हैंडल करना है। थोड़ा सा उनकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से मैं बताइए कि उनकी सोच किस तरह होती है, वो क्या किस सोच के मालिक होते हैं। नेगेटिव तो होते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या मामलात होते हैं? एक्चुअली मोनिबा, ये जो नेगेटिविटी है, ये आप इसको कई नाम दे सकते हैं। ये एक एटीट्यूड भी हो सकता है। अच्छा। एक पर्सपेक्टिव भी आपका बिल्ड कर सकता है। आप ही कह लीजिए एक ओवरऑल बाज़ औक़ात लोगों का एक लाइफस्टाइल भी बन जाता है। सो इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो ये है कि दे आर विद सम काइंड ऑफ ट्रेट्स, जो कि उनको इस चीज़ के लिए आप कह लीजिए कि उकसाती हैं कि उन्होंने हमेशा नेगेटिव रहना है। अच्छा, उसमें उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हो सकती हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं जिसको आप जैसे नार्सिसिस्ट ट्रेट्स कहते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं, वो भी हो सकती हैं। कुछ एनवायरनमेंट हो सकता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बाज़ औक़ात आपका जो एनवायरनमेंट है वो इस कदर आप पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि वो आपके लिए एक प्रोवोकिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है और आपको उसका हैबिचुअल बना देता है। और नेगेटिविटी समटाइम्स इमिटेशन से भी आती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अगर आपके इर्द गिर्द जब आपकी डेवलपमेंट का पीरियड था, आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स में से उनकी सोच ऐसी है, आपने किसी ऐसे टीचर के साथ काम किया, उससे पढ़ा, आपके वर्क प्लेस पे ऐसे लोग थे और आप मजबूर हो गए कि आपने वो सारी सिचुएशन जो है ना वो अडेप्ट कर ली। लेकिन एक चीज़ ये कि आपके अंदर उसकी कोई थोड़ी सी इंट्रिंसिक सिचुएशन मौजूद हो ऑलरेडी, यानी बायोलॉजिकली आप उसके लिए प्रोन हो कि आप फौरी तौर पे जो है ना आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, सो इट मीन्स कि हम ये नहीं कह सकते कि दे पीपल आर नॉट लाइक कि वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। अच्छा। लेकिन ये उनके अंदर एक ट्रेट्स हैं जो कि शायद उन्हें बहुत टाइम भी लग जाता है अपने आप को शिफ्ट करने में और कन्वर्ट करने में। अच्छा, ये क्या किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी ऐसी इंसिडेंट्स की वजह से भी होता है? मतलब बहुत से लोग कहते हैं जी बचपन में हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं, या हमें लोगों ने बुली किया है, या हमारे साथ लोग बहुत ज़्यादा इस तरह रहे हैं, बैड बिहेवियर रहा है, दैट्स वाई अब वो हमारे अंदर इतना इनकलकेट हो गया हुआ है कि अब वो होता ही ये है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले पॉजिटिव होने की या किसी सिचुएशन में से पॉजिटिविटी निकालने की, वो होती नहीं है। अच्छा, देखिए, इसमें 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ये है नेगेटिविटी इन अ सेंस के ऐसी नेगेटिविटी जो कि दूसरों के लिए नुकसानदेह हो। असल में तो हम नेगेटिव पीपल उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बात की कि बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हो जाता है या आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जिसकी वजह से आपके अंदर होपलेसनेस आ जाती है, वो एक दूसरी चीज़ है। अच्छा। लेकिन नेगेटिविटी होना, नेगेटिविटी का मतलब ये है कि आप अपने लिए भी जो है वो पॉजिटिव नहीं है और दूसरों के लिए भी ऑफ कोर्स आप नुकसान का बाइस बनते हैं। यानी आपका एटीट्यूड, आपका रवैया,
आपकी प्रेजेंस इवन किसी भी जगह पे जो है वो लोगों के लिए नापसंदीदा हो, अच्छा। और उनके अंदर होपलेसनेस क्रिएट करती हो। सो इट मीन्स कि वो वाली सिचुएशन है कि आप किसी हालात और वाक़यात की वजह से खुद से होपलेस हो गए हैं, या आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है फॉर या मोटिवेशन नहीं है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट केस और सिचुएशन अच्छा, है। ठीक है। अच्छा, आप दोनों मेरे ख्याल से इस बात से बड़ा एग्री करेंगे कि एनर्जी मैटर्स करती है, वाइब मैटर करती है बहुत ज़्यादा, कि आप किसी पॉजिटिव बंदे के पास जाएंगे ना, आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब आएगी, और आप किसी नेगेटिव बंदे के पास जाके सिर्फ बैठेंगे ना, तो आपको ऐसी अजीब और गरीब वाइब आना शुरू हो जाएगी। तो वो सिर्फ अगर बोलेगा भी नहीं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इससे कनेक्ट नहीं हम कर पा रहे हैं। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। ना सिर्फ आपके ऑरा को इफेक्ट करती है, बल्कि उस सोचने से आपके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, आपके छोटे छोटे जो माइक्रो एक्सप्रेशंस है उनसे पता लगता है आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रीड कर रहा होता है। बेशक वो डीकोड नहीं कर पा रहा कि क्यों ना पसंद कर रहा हूँ, लेकिन वो मैसेज तो रिसीव हो रहा है कि ये आदमी नेगेटिव है, या मेरे बारे में मनफी सोच रखता है, या हालात के बारे में। समटाइम आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, आपको पहले से पता लग जाता है कि जवाब क्या है। हाँ। वजह यह है कि वो आदमी एक खास माइंडसेट के साथ अपना जहन पहले से बनाकर बैठा हुआ है। अच्छा। उसका जवाब पहले से तयशुदा है, एंड यू रिसीव द मैसेज। हाँ, तो ये हमें पता चल जाता है। तो इसलिए कभी भी अपनी जो इंस्टिंक्ट्स है ना, उनको गलत साबित नहीं हमें करना है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि अच्छा नहीं, हमें जो लगा है शायद गलत ही लगा होगा। गट फीलिंग आ जाती है। वो गट फीलिंग जो है ना, उसको वो सही में आपको बता रही होती है कि आपने क्या करना है। फिर अफाफ, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में या जॉब वाले बंदे की बात की जाए, वो उसके इर्द गिर्द अगर ऐसे बहुत से लोग हैं, तो क्या वो सबसे छुटकारा हासिल करे, सबसे अवॉइड करे, कैसे? अच्छा, सब लोग ऐसे नहीं होते, आमतौर पे चंद एक लोग ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी अदारे में, अल्लाह ताला ने देखे ना इंसान, हम लोगों की जो इंसानी फितरत बनाई है वो बड़ा बैलेंस रखा है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे बहुत रेयर होगा कि सब लोग ही एक जैसे हों। तो बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उनके इर्द गिर्द ज़्यादा रहें, उनके साथ कनेक्टिविटी आपकी ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि अगर एक इदारे में कुछ लोग, या जो टीम अप अगर आप कर रहे हैं उसमें लोग ऐसे हैं, तो क्या करें उनके साथ? हम किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए हमारी? देखिए, एक तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आप बाउंड्रीज सेट करें। हर आदमी के लिए खास बाउंड्री है, किस आदमी को आपने उस बाउंड्री में किस हद तक एक्सेस देनी है। ठीक है। दूसरी कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें या गैर ज़रूरी कमेंट्स, हम चुप रहते हैं। देखें, आपका जो कलमा पढ़ते हैं आप, वो पहला ला से है, नो, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह। तो लर्न टू से नो। जब तक आपको नो कहना नहीं आता, इररेलेवेंट टास्क को, इररेलेवेंट पीपल को, इररेलेवेंट कमेंट्स को, इररेलेवेंट बाकी तक जितनी भी चीज़ें हैं, जब तक आप नो कहना नहीं सीखेंगे, आप सफ़र करते रहेंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है, शुरू से कहा गया कि बड़ों के आगे ना नहीं करते, बॉस के आगे ना नहीं करते, जहाँ जॉब करते हैं कस्टमर के आगे ना नहीं करते। भाई, आपका कलमा ना, इसके बगैर आपका ईमान कंप्लीट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपको नो कहना सीखना चाहिए। जब आप नो कहना सीख लेंगे तो ये बेशुमार मसाइल आपके हल हो जाएंगे। ठीक है जी। अब लास्ट पे मैं आप दोनों से छोटा छोटा सा पैगाम लेना चाहूँगी। पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैंने जैसे कहा कि आप सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इट्स योर ओन चॉइस। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस डायरेक्शन में जाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा एक आधा बंदा मिल भी गया है, तो अवॉइड दैट पर्सन, और कोशिश करें कि आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है ना, उन लोगों को अराउंड रखें, उन लोगों के अराउंड रहें, ताकि आपके अपने अंदर जो है ना पॉजिटिविटी आए। पॉजिटिविटी इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। बेशक। और नेगेटिविटी जो है वो आपकी लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म करती है, वो भी लेकिन इन नेगेटिव वे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहते हुए अपने खुद आपने डिसीजन लेना है कि आपने किसको चूज करना है। डॉक्टर साहब, क्या पैगाम? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दो तरह के लोग हैं, एनर्जी गिवर्स एंड एनर्जी सकर्स। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि बी ए एनर्जी गिवर। आप एनर्जी सकर्स की वजह से खुद को पिछले कदम पर ना लेकर आए। बी ए एनर्जी गिवर, आपकी वजह से बेशुमार लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। अगर आपने भी खुद को बदल लिया, तो इसका मतलब है कि आपने मान लिया कि वो जो एनर्जी सकर है वो ताकतवर है, वो आपको, आपके एटीट्यूड को, आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। बी द सुपर वुमन जी। थैंक यू सो मच। अफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों यहाँ पर आए और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात की है। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अल्लाह पाक ये तौफीक अता फरमाए कि हम इन लोगों से एक तो दूर रह सकें और अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको मज़ीद से मज़ीद बढ़ा सकें। तो यहाँ पर एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक
बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कारोबार या नौकरी के हवाले से। तो कारोबार या नौकरी करें, डिग्री के बाद ये हर एक का सवाल होता है। जब 16 साल मुसलसल पढ़ लिख कर नौकरी ना मिले ना, तो फिर आपका ताल्लुक मिडिल क्लास से है या फिर लोअर मिडिल क्लास से है, या चाहे आप अपर मिडिल क्लास से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, तो फिर दो ही सूरतें बचती हैं। या आप डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सब कुछ बेचकर बाहर जाने की धुन में सब कुछ अपना दांव पर लगा देते हैं। लेकिन फिर भी बाहर ना जा सकेंगे तो ज़िंदगी भयानक रुख इख्तियार कर लेती है। हमारा ये अलमिया है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो पढ़ लिख कर बेरोज़गार है, और ये वो नौजवान नस्ल है जो किसी दूसरे मुल्क में हो तो पावर हाउस तस्वुर की जाती है। लेकिन ये वतन अजीज़ में बसने वाले लाखों करोड़ों नौजवानों की बदकिस्मती है कि हुकूमत उन्हें नौकरी देने की पोजीशन में है ही नहीं, और फिर उनके पास अपना कारोबार करने के लिए सरमाया भी नहीं होता। और हमारी जो मुआशरती एक चेन है वो ही ऐसी बन चुकी है कि मुलाजमत के लिए सब्र और हौसला या बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं पाया जाता हमारे अंदर। तो नौजवान नस्ल कुछ करे तो क्या करे? क्या वो जल्द से जल्द मुआशरे का मुफीद और बामकसद शहरी बन सकेंगे? नौजवान जो है वो हमारी जो यूथ है वो नौकरी की तरफ जाए, वो अपने बिजनेस की तरफ जाए, वो क्या करे? इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद है जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, इतनी प्रॉब्लम है हमारे यंगस्टर्स के लिए, यंग यूथ के लिए। उन्हें टेंशन होती है कि जी हमने 4 साल की अब डिग्री ले ली, अब हमें समझ नहीं आ रही अब हमने नौकरी ढूंढनी है या फिर अपना जो है ना वो बिजनेस करना है। तो आज का अगर देखा जाए, माहौल देखा जाए, तो इसमें क्या ज़्यादा सस्टेनेबल है, नौकरी या फिर बिजनेस? देखिए मुनीबा, सबसे पहली बात यह है कि बिज़नेस की तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। सही। आपका अपना बिज़नेस होगा, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हमेशा रहती जी। हैं। घूम फिर के आप आ सकते हैं कहीं पर भी। हाँ, आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा। आपके पास टाइम के अलावा एनर्जी अपनी है जिसको आप चैनलाइज कर सकते हैं। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि बिज़नेस इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिज़नेस करना हो या जॉब करनी हो, दोनों सूरतों में आपको ब्लाइंड होकर छलांग लगाना बिल्कुल गलत है। ब्लाइंड होके नहीं छलांग लगानी किसी भी चीज में। जी, एग्जैक्टली। अच्छा, इसके लिए करना क्या चाहिए? मैं आपको एक तो केस स्टडी के हवाले से बताता हूँ। अब देखिए, दुनिया की जितनी भी बड़ी बिजनेस फैमिलीज हैं, हमें उनको देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं। फैमिलीज का मतलब ये है कि वो कई नस्लों से अपने बच्चों को रोजगार पे लगा रहे हैं और ओनर है उनके बच्चे। तो वो क्या करते हैं? 2-3 चीज़ें आप देखें, भारत में फैमिलीज हैं ऐसी बड़ी बड़ी, ज्यूज़ की तो पूरे फैमिली वो तो है ही ऐसा, बिल्कुल। और उनका सेटअप ही इस तरह का। वो 2 एक काम करते हैं। नंबर 1, टीन एज से और उससे पहले वो कमाने के लिए बच्चों को फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि कमाना शुरू कर दें। अच्छा। मैं वॉरेन बफेट बिलियनियर है, बहुत बड़ा नाम है, उसका मैं पढ़ा था। उसने कहा कि मैंने कमाई जो थी वो तकरीबन 8 साल की उम्र से शुरू की थी। 8 साल की उम्र जी। और वो कमाई कैसे शुरू की? कहते हैं वो ज़ाहिर पुराना ज़माना था। उसने कहा कि मैंने लोगों के घरों में अखबारें फेंकने से उसके ज़रिए कमाई करना शुरू की। सो मुझे वैल्यू ऑफ मनी का पता चलना शुरू हो गया कि हार्ड अर्न मनी क्या होती है। सो 8 साल की उम्र में अगर एक बंदा जो क्या बिलियनियर है वो कमाना शुरू कर रहा है और उसके पर्सनल जेट्स है, क्या बात है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, तो उससे सीखने के लिए बिल गेट्स उसके पास जाता रहा है। इतना बड़ा आदमी है। जी। तो वो बंदा कह रहा है कि मैं 8 साल की उम्र से कमा रहा हूँ। तो हमारे पास अगर पाकिस्तान में देखें नौजवानों को 16, 18, 20 साल के, तो भी बच्चे हैं। वो भी बच्चे ही होते हैं। और वालिदैन भी कहते हैं कि भी तो बच्चे हैं, पढ़ लें। 30 साल के बाद भी बच्चे ही होते हैं वो। जी, एग्जैक्टली। दिस इज एग्जैक्टली वाई मैं हमेशा ये इस बात पर फोकस करता हूँ कि आपको उनकी जो जैसे जब बच्चा पैदा होता है ना, तो मदर्स की एम्ब्रॉयडल कार्ड काटना पड़ता है ना, ताकि अलग इंडिपेंडेंट हो सके। तो अपने नौजवान बच्चों के लिए भी ये वाली सपोर्ट जो आप समझते हैं कि उनको हम देंगे, मुसलसल किसी ना किसी तरह से फीड करते जाएंगे और वालिद समझता है कि ये होता चला जाएगा, ये सबसे पहले ये वाला रास्ता काटना होगा। अच्छा। वालिदैन को। और बच्चों को भी ये पढ़ाई, और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पढ़ाई कि मैं जाके नंबर ले लूँगा। आपको पता है हमारे एकेडेमिया का सेटअप सारे का सारा, और मैं इसमें 3-4 हिस्सों में इसको डिवाइड करता हूँ इस पूरे सेटअप को। देखिए, सबसे पहले है जॉब या बिजनेस, काम किसका है और क्या होना चाहिए। इनफैक्ट नंबर 1, गवर्नमेंट के पास ऐसा सेटअप हो। अच्छा, गवर्नमेंट का मैं आज सुबह भी स्टडी कर रहा था। गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काम किया है। पाकिस्तान 134 से 108 पे आ चुका है इस वक्त। गो के 108 भी कोई बहुत अच्छी रेटिंग नहीं है, बट स्टिल इट इज़ इम्प्रूविंग।
उसके अलावा उन्होंने जॉब्स वगैरह के लिए भी पोर्टल्स बनाए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने? जी, गवर्नमेंट ने। अच्छा, चलिए मैं एक और इसमें इजाफा कर दूं कि पिछले 10 दिनों से हमारे जो नाबीना अफराद हैं वो सड़कों पर धरना दे रहे हैं इस वजह से कि उनके पास नौकरी नहीं है या उन्हें कोटा नहीं मिल रहा है। तो इट मीन्स कि हमें लार्जर स्केल पर अगर देखें तो नौकरियां नहीं है, हुकूमत के पास भी नौकरियां नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। आप देखें, अमेरिका में भी स्टडी कर रहा था, जो टॉप की इकोनॉमीज हैं अमेरिका में, वेस्ट में, यूके वगैरह में 8 to 10% गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट है। 8 to 10% ओनली। 90 to 92% जो है वो दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर है। सो इसका मतलब ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मैं बात कर रहा था, लोग यहाँ पर बिजनेस शुरू करने से खौफजदा है। प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट नौकरी अगर गवर्नमेंट देगी ना तो गवर्नमेंट के और बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसको उन्होंने लेट करना चाहिए। एग्जैक्टली। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि आपने एज, अगर मैं यंग, हम यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, यूथ को मैं ये रिकमेंड करता हूँ, डोंट रिलाई ऑन गवर्नमेंट। चाहे वो आपके लिए बहुत सारे रास्ते भी बिछा रही हो तो देखें कि रास्ता आसान कौन से वाला, लेकिन उस पर रिलाई ना करें। ठीक है। दूसरा है एकेडेमिया। बदकिस्मती से मुनीबा, मुझे ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए एकेडेमिया विजिट करते हुए पूरे पाकिस्तान में। 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के साथ एक लाइसेंस क्रिएट करके वो कोर्स डेवलप किए जो चाहिए हैं। इस वक्त तो वो पढ़ाया जा रहा है जो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, ऑब्सोलीट हो गया और उनको मुसलसल वो करवाते वही पढ़ाया जा रहा है। और इंप्रूव करने की भी हम लोग कोई बिजनेसमैन तैयार ही नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने देखा है कि जी जो MBA वाले भी बच्चे होते हैं वो भी MBA बिजनेस पढ़ के आ रहे हैं और डिग्री के बाद वो नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, हमें HR की नौकरी मिल जाए, हमें फलां की नौकरी मिल जाए। तो मुनीबा, इसलिए कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो 25 साल से नौकरी कर रहे हैं और वो पढ़ा भी रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इंडस्ट्री से कौन आके पढ़ा रहा है, कितने लोग कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें इसकी तरफ एकेडेमिया की तरफ डोंट लुक अप टू देम। आप डिग्री अगर ले सकते हैं, गुड इनफ। 2-3 इदारे जैसे मैंने गवर्नमेंट की बात की है, 1-2 और इदारे हैं PITB वगैरह, अब ऑनलाइन भी ये लोग करते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है वो है आप खुद उसके साथ डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं। अच्छा। अगर गवर्नमेंट आपकी ओनरशिप नहीं ले रही, फर्ज करें जी, और अगर इंडस्ट्री आपकी ओनरशिप नहीं ले रही तो यू आर एजिंग कंसिस्टेंटली, राइट। आपके साथ नौकरी अगर आप वेट कर रहे हैं कि डिग्री मुकम्मल करके करेंगे तो क्लॉक चल रहा है, बिल्कुल ऐसे और 1.5 से 2 साल में आपको इंडस्ट्री भी कहेगी कि आप क्या लेने के लिए आए हैं। हाँ जी, सो व्हाट आई वांट टू से इज कि आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से, कॉलेज लाइफ से पहले अपने वालिदैन के साथ डिस्कस करके, जबकि वो थोड़ा सा आपको फंड कर सकते हैं, फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, तो आप थोड़ा सा कोई भी काम करना शुरू कर दें और हुनर सीख लें। ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे करें, मतलब अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में ही है, 4 साल आपके पास हैं, 4 साल की ब्रैकेट है, ये चले कॉलेज से स्टार्ट कर लें, तब तक आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आपको पता होता है कि आपने आगे कौन सी डायरेक्शन लेनी है। तो बच्चे किस तरह के स्किल्स सीख सकते हैं, क्या क्या, साथ साथ उनकी तालीम भी जारी रहे और साथ साथ वो कोई शॉर्ट कोर्सेज या शॉर्ट स्किल्स भी सीख लें जो उनके लिए इन फ्यूचर जो काम आए उनके। हाँ, इसमें चंद एक चीज़ें हैं। देखें, जैसे मैं गवर्नमेंट की इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे फ्री कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें 10,000 प्लस जो कोर्सेज ऑनलाइन फ्री किए जा रहे हैं, और फ्री भी इस तरह से कि आप ऑनलाइन करते हैं, वो पेड हैं इनफैक्ट। अच्छा। और वो महंगे कोर्सेज हैं, मैंने उसको गो थ्रू किया है सारा। अच्छा। वो आप पे करते हैं, उसके बाद आप रीइंबर्स कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि आपके लिए वो फ्री है, और वो बड़े हाई प्रोफाइल कोर्सेज हैं। आप वो कोर्सेज ज़रूर करें, अपने पेरेंट्स से किसी से थोड़े से पैसे हैं, उसमें चंद $1 हैं, वो आप इन्वेस्ट करके वो कोर्सेज कर रहे हैं, उससे आपकी जो पोर्टफोलियो है वो डेवलप होने में आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी, जैसे मैं बिज़नेस फैमिलीज़ की बात कर रहा था, आपको पता है यहाँ पे हमारी बिज़नेस फैमिलीज़ में बड़ा एक, कराची में ख़ास तौर पे एक रुझान है कि अगर मेरा बच्चा है तो मैं आपकी दुकान पे भेज दूंगा उसको ट्रेन करने के लिए। अच्छा। चाहे वो 10 साल का बच्चा है, क्योंकि मेरे पास एक ख़ास तरह की वालिद की मोहब्बत रहेगी। और मैं उसकी डांट डपट कम करूँगा, बिल्कुल उसके पास भेजूंगा, अपने मे बी भाई के दुकान पे, किसी और के पास। एग्जैक्टली, ताकि वो स्किल सेट सीखे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुनीबा, हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया, हमें इसको मुख्तलिफ पैटर्न से, सेल्स इज़ द की स्किल। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, फिजिकल कप आप बेच रहे हैं, आप कोई चमचे बेच रहे हैं, कोई भी स्किल है आपके पास, तो सेल करना आना चाहिए। अगर आपको सेल करना नहीं आता, आपका सारा माल पड़ा रहेगा, आपको कुछ फायदा नहीं है उस सारी अदर जो सर्विसेज। तो आप सेलिंग स्किल सीखें, उसका तरीका यू लर्न बाय डूइंग। ठीक है, कोर्सेज तो हैं, आपको 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हम भी यहाँ पे बता देते हैं, सेल्स पे डेवलप कर लें, USP बना लें, यहाँ पे इमोशनल अपील लें, ये तो रहेंगी, बट यू हैव टू गो इनटू द मार्केट एंड सेल। तो आप दुकानों पे, आई सजेस्ट, पाकिस्तान में देखें, हम मेरा ख्याल जो नंबर ऑफ पीपल के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया में, तो इतनी ही दुकानें हैं,
इतना ही बड़ा बिजनेस और छोटा बिजनेस है, तो आपको जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में ही आप एंट्री डालने की कोशिश करें या एक बड़े सा नाम देखें कि यार मुझे गूगल में ही जॉब चाहिए तो मैं करूँगा। किसी भी जगह पर व्हाट मैटर्स इज आपके पहले 2-3 साल की जो स्किल है ना, जब आप वो लर्न कर लेंगे और आपके पास, हम जैसे बात करते हैं सीवी में नंबर होना चाहिए, उसमें आप उसमें देते हैं कि मैंने 1 मिलियन का रेवेन्यू इस कंपनी के, चाहे वो एबीसी कंपनी, अच्छा ठीक है, एंट्री लेवल की, उसके लिए बनाया, 1 साल के लिए मैंने ये रेवेन्यू जनरेट किया है, अब 1 मिलियन मेरे पास भी आएगा ना तो मैं एकदम खड़े होकर देखूंगा कि यार इसने कैसे किया है। यस, एंड ही इज अ रिलायबल रिसोर्स। तो फिर कॉर्पोरेट में भी आपको जॉब ऑफर हो सकती है, फिर आपकी चॉइस है कि आपने जॉब करनी है या बिजनेस की तरफ जाना है। सही। सो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट तमाम नौजवान, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर गॉड सेक। अच्छा, टीन एज में कहते हैं कि जो हैबिट्स आप डेवलप करते हैं वो सारी आपके अंदर उम्र तक जाती है, रहती हैं। तो आप उसमें इस वक्त, मैं शिकवा करूंगा नौजवानों से कि आप इस वक्त जो वक्त सोशल मीडिया पर ज़ाया कर रहे हैं विदाउट अर्निंग, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ेगा बाय ऑल मीन्स। वो ना वालदैन आपके रहेंगे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे 20-30 सालों में, तो आपको ही पे करना होगा। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज स्किल्स हासिल करें, अच्छा, साथ छोटा मोटा कोई जॉब, अच्छा, कोई काम करें जिससे आप अर्निंग कर सके फ्यूचर। अच्छा, लेकिन अगर मेरे सिंपल सा सवाल है उन्हीं बच्चों के लिए कि उनको क्लियर कर दें, अगर उन्होंने डिग्री ले ली है, 4 साल की डिग्री लेके अब वो बैठे हुए हैं, ठीक है, अब उन्हें समझ नहीं आ रही, अब उन्होंने पहला कदम लेना है जी, वो नौकरी में लें या फिर जैसे तैसे करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्या करें, किस में जाएं? दैट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड राइट क्वेश्चन, सॉरी, क्योंकि ये डायलेमा मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी देखता हूँ। तो इसके लिए बेस्ट वही है कि आप अपना सर्कल्स देखें, टॉप 5 फ्रेंड्स ऑफ योर्स, उनके देखें कि उनकी लिंक्स क्या नौकरी में, कि किसी का दोस्त, कोई वालिद कोई है ऐसा जो कि उनको अच्छी इंटर्नशिप दिला सके, कोई पार्ट टाइम जॉब दिलवा सके, या बता सके कि ये आप अपवर्क पे पैसे इस तरह से कमा सकते हैं या आप किसी ऑनलाइन के जरिए कमा सकते हैं। सो 5 फ्रेंड्स, पिक योर 5 फ्रेंड्स, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। ये कहा जाता है कि अगर आपके 5 दोस्त मिले मेरा तो छठे आप हैं, अगर 5 दोस्त इंटेलेक्चुअल है तो छठे आप हैं, अगर 5 बेवकूफ हैं तो छठे आप हैं। हाँ, छठे। सो आपको ये 5 सर्च करने हैं जी। वो जो काम कर रहे हैं कोशिश करें उनके साथ मिलकर, आप अगर कोई जॉब अच्छी कर सकते हैं जिसमें एक्सपोजर ले सकें, डू दैट, स्टार्ट वर्किंग। और अगर आप उनके साथ करके बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मिलके, लॉन्ग टर्म पे ना करें, अपना डिसाइड कर लें कि 1-2 साल हम करेंगे। हम बिजनेस प्लान्स में करते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी एक होती है, तो आप डिसाइड कर लें कि 2 साल हम मिलके काम करेंगे और 2 साल के बाद हम एग्जिट ले लेंगे, 2-3 लोग निकल जाएं, 1-2 रह जाएं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें कि आपकी सराउंडिंग किस तरह आपको सपोर्ट कर रही है, टॉप 5 सराउंडिंग में आपके लोग होने चाहिए, वो आपको किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी अप्रोचेस क्या हैं, आप उनके साथ मिलके या तो जॉब कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमने वज़न कम करना हो या फिर अपने वज़न को बढ़ाना हो तो सबसे आसान है कि जनाब ख़ुद के डॉक्टर खुद ही बन जाओ। खुद बीमार हो गए हैं या कोई दूसरा बीमार होने लगा है ना, तो जल्दी से हमारे अंदर का जो डॉक्टर है ना वो जाग जाता है। इसलिए छोटी सी आपको मिसाल दूंगी जो शायद आपके नॉलेज में भी होगी कि कुछ ख़वातीन को डॉक्टर्स कैल्शियम की टैबलेट्स का पाबंद करते हैं, तो जो फ़ायदा उनको हुआ होता है ना, तो उनकी देखा देखी कोई और भी ये काम ज़रूर करेगा, इर्द गिर्द वो मशवरा ज़रूर देंगी कि यही टैबलेट्स खाएंगे, और एट दी एंड ये होगा कि ख़ुद अपने हाथों से अपनी सेहत का नुकसान करेंगे। हम बदकिस्मती से ये समझने को तैयार ही नहीं है कि जनाब हर एक की जो फ़िज़िकल कंडीशन है और मसाइल हैं वो दूसरों से यकसर मुख्तलिफ होते हैं। सर दर्द है तो कहा जाता है जनाब पैनाडोल खा लो, और फिर चाहे आप उसी पर लगे रहते हैं। तो आज के सेगमेंट में इसी पर हमने बात करनी है। डॉक्टर फ़रा सादिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं। उनसे हमने जानना है कि जनाब ये जो मल्टीविटामिन, सप्लीमेंट्स और जो पेन किलर्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा होता है ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। तो डॉक्टर फ़रा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फ़रा, सबसे पहले तो बताइए कि जो हम डॉक्टर से रजू किए बगैर, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ख़ुद से ये पेन किलर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये कितना नुकसानदेह है हमारे लिए?
पेन किलर्स का इस्तेमाल बेहद ज़्यादा नुकसानदेह है। ये आपके मैदे को ख़राब करते हैं। अच्छा। इससे एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, और आपको पता है आजकल हर दूसरा बंदा एसिडिटी का प्रॉब्लम लेके बैठा है। ये जलन हो रही है हाँ मैदे जी, में, हाँ। गैस भर रही है, खट्टी डिकारें आ रही हैं, और उसके ऊपर पेन किलर का जो इस्तेमाल है वो उसको मज़ीद बढ़ा देता है। अच्छा। फिर उसके अलावा ये होता है कि पेन किलर्स अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे गुर्दे फेल होने का खुदा न खास्ता इम्कान है। अच्छा। फिर पेन किलर्स जो है वो जिगर को भी मुतासर कर सकते हैं। तो पेन किलर्स हम सिर्फ उसी सूरत में देते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और उसके साथ फिर हम कुछ और अद्वियात देते हैं ताकि गुर्दे वो जो आपका मैदा जो है वो महफूज रहे, और उसको पर एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं, यानी 7 दिन के लिए दे दिया, 5 दिन के लिए दे दिया, या 3 दिन के लिए दे दिया, और जैसे ही मरीज़ बेहतर होता है हम उसको बंद करने की करते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात हैं। अच्छा, हम सर दर्द एक कॉमन मसला है हर किसी का, और जैसे ही सर दर्द शुरू होता है तो हम कहते हैं जनाब पैनाडोल खा लो, ठीक है, कोई बड़ा है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, हम कहते हैं जी 2 पैनाडोल खा लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। क्या हमें सर दर्द में दवाई खानी चाहिए या पैनाडोल का इस्तेमाल करना चाहिए? पैनाडोल अगर 2 गोलियां आप खा रहे हैं तो उससे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा आप उसको पैनाडोल को इस्तेमाल करते हैं, यानी पैरासीटामोल को, तो वो जिगर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आपको ये चाहिए कि अगर मुस्तकिल आपको ये प्रॉब्लम रहता है कि नहीं रोज़ ही सर में दर्द हो रही है, एक तो ये होता है कि कभी कभार आपको सर में दर्द हुई, आप ओवरवर्कड हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हैं, तो चलो उसमें कोई हर्ज नहीं है, 2 गोली आपने ले ली। लेकिन अगर रोज़ आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आपको ये चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास जाएँ। उस सर दर्द की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे नज़र की खराबी हो सकती है, जैसे साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि दर्द शकीका हो सकती है, और इसके अलावा कुछ खतरनाक चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि ये आपने इसके लिए टेस्ट करवाने हैं, और उसके बाद ही आपका प्रॉपर जो इलाज है वो शुरू हो सकता है। तो इसलिए कभी भी खुद से पेन किलर्स का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका ऐसा कोई नुकसान भी नहीं है अगर हम पैनाडोल खा रहे हैं, पैरासीटामोल का कोई भी फार्मूला ले रहे हैं। तो नुकसान अगर 2 गोलियां आपने ली हैं महीने में 1 दफ़ा या 15 दिनों में 1 दफ़ा, और जो तो रोज उसका खा कोई रहे नुकसान होते हैं, नहीं। जो रोज़ खा रहे हैं वो जिगर को खुदा न खास्ता ख़राब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर रोज़ वो खा रहे हैं तो आखिर उसकी वजह क्या है, उसको देखना नहीं है उन्होंने कि आखिर ये बार बार रोज़ जो मेरे सर में दर्द हो रही है इसकी वजह क्या है। खुदा न खास्ता कोई सर में कोई रसौली तो नहीं है, या कोई नज़र की खराबी है, या दर्द शकीका है, या कोई साइनस का प्रॉब्लम है, या ये टेंशन हेडेक है। अगर टेंशन हेडेक है या स्ट्रेस की वजह से है, परेशानी की वजह से है, तो भी इसका इलाज जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप 2 गोलियां जो है वो रोज़ की खाते रहें और डॉक्टर के पास ना जाएं। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा, अगर ये पेन किलर्स ये चीज़ें इतनी कह लें कि नुकसानदेह हैं हमारे लिए या पेशेंट्स के लिए, तो डॉक्टर्स क्यों पे तजवीज़ करते हैं? डॉक्टर्स भी तो लिख के प्रिस्क्राइब करके दे रहे होते हैं ना, जी आप ये वाली पेन किलर खा लें, आप ये फलां चीज़ खा ले, फिर डॉक्टर्स खुद ही क्यों तजवीज़ कर रहे होते हैं? अच्छा, नहीं, डॉक्टर्स को भी नहीं चाहिए ऐसा करना। जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं करते। अच्छा। जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो पेन किलर की, उस वक्त तक वो तजवीज़ नहीं करते। और अगर वो तजवीज़ करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो साथ मैदे की दवा भी तजवीज़ करते हैं ताकि उनका मैदा महफूज रहे, और वो कुछ दिनों के लिए तजवीज़ करते हैं, ना कि ये कि वो मरीज़ रोज़ खाता रहे। तो जो भी आपका जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होगा उसको ये पता होगा कि इसके अपने मुज़र असरात हैं, ये तो इसके गुर्दे उड़ा देगा या ये उसका जिगर उड़ा देगा। तो इसलिए जो प्रोफेशनल डॉक्टर के पास आप जाएं, जो माहिर डॉक्टर है उसके पास अगर आप जाएं, तो वो आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप रोज़ इसका पेन किलर इस्तेमाल करके इसका मसले का हल करें। वो ये कहेगा कि इस मसले को प्रॉपरली इसके टेस्ट होने चाहिए, पता चलना चाहिए कि आखिर ये दर्द क्या हो रही है। दर्द जो है वो बेसिकली एक दिफाई निज़ाम है कुदरत का, जो कि आपको ये बताता है कि आपने अब आपके बाजू में दर्द हो रही है, किसी जोड़ में दर्द हो रही है, कि आप इसको इस्तेमाल ना करें, आप इसको रेस्ट दें। ठीक है, ठीक है। अब वो एक दिफाई निज़ाम है, लेकिन आप पेन किलर खा के उस दिफाई निज़ाम को खत्म कर रहे हैं। अब आप अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो प्रॉब्लम अंदर चल रहा है वो और बढ़ जाएगा। सही। तो ये तो एक तरह से वक्ती तौर पे उसके ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश है ना। जब तक कि आपको ये पता नहीं चल जाएगा कि ये दर्द मुझे रोज क्यों हो रही है, उस वक्त तक पेन किलर उसका कोई हतमी इलाज नहीं है। तो इसलिए आपने उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना है अपने माहिर डॉक्टर से मिलके कि आखिर इसकी क्या वजह है, ये क्यों हो रही है दर्द। ठीक है। अच्छा, एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगी ख़वातीन के मुतालिक है, यंग गर्ल्स के मुतालिक है, ख़ास तौर पर कि जब मंथली साइकिल आता है तो उसमें ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं,
उसमें वो लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं, पेन किलर्स का, बिकॉज क्रैम्प्स और पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको रोकने के लिए कि हम लोगों ने ऑफिस जाना है, हमने स्कूल कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो वो हमारी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब ना हो। तो क्या उस टाइम पीरियड में पेन किलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए? वो नुकसानदेह तो नहीं हो सकते? नहीं, वो इतना नुकसानदेह नहीं है। वो 2-3 दिन या एट द मैक्सिमम 4-5 दिन होगा, तो उसमें आप पेन किलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किस आप तरह की पेन किलर? पॉन्स्टॉन होती है, मेफेनेमिक एसिड के नाम अच्छा। वो होता है, उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पैनाडोल भी सिंपल ले सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली जो पेन किलर्स हैं वो कोशिश करें कि अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तब लें, क्योंकि उनके मुज़र असरात ज़्यादा हैं, जिनको एनसेड्स कहते हैं। हाँ। जैसे डाइक्लोरॉन का नाम आजकल तो हाँ। आपको पता है हर बंदा खुद ही डॉक्टर है, तो काफ़ी सारे नाम जो हैं वो हमारे नाजरीन को पता होंगे। तो वो डाइक्लोरॉन जो है वो कोशिश ये करें कि पैरासिटामोल और ये जो मेफेनेमिक एसिड जो पॉन्स्टॉन मैं कह रही हूँ, इनके साइड इफेक्ट्स फिर भी कम हैं एज कम्पेयर टू ये जो डाइक्लोरॉन वगैरह है। तो ये उसी वक्त लें अगर बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो। और इसके अलावा वो ये कर सकती हैं कि जब वो ऑफिस से घर आ जाएं तो हॉट वाटर बॉटल जो है वो भी उसके लिए बड़ी मुफीद होती है। और ये है कि वो अपनी जो रूटीन है वो हेल्दी रखें उन दिनों के अंदर। उन दिनों में वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हेल्दी डाइट जो है वो यूज़ करें, तो उससे काफ़ी हद तक जो है ना वो रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा डिप्रेशन या एंजाइटी बहुत से लोगों को होती है, उसमें भी दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा होता है और वो उनको कहीं ना कहीं हैबिचुअल बना देते हैं। तो क्या इसमें प्रॉब्लम होती है? आपको दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए? बिकॉज हम हर चीज़ को डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ जोड़ देते हैं, तो ये क्या हार्मोनल चेंजेस के साथ भी तो इसको लिंक किया जा सकता है? नहीं, आप पहले तो ये तशखीस करवाएं अपने माहिर डॉक्टर के पास जाके कि वाकई ही ये डिप्रेशन या एंजाइटी ही है या इसकी वजह कुछ और है। मिसाल के तौर पे आपने खुद ही जिक्र किया कि ख़वातीन में बहुत सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं। इवन यंग लड़कियों में भी जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं और उन दिनों में वो बहुत कुछ ख़वातीन चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनको गुस्सा आता है और मूड स्विंग्स उनके अंदर आते हैं। इसी तरह जब खातून के पीरियड्स बंद होने लगते हैं तो भी उनके अंदर ये सारी चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले तो हमने वजह देखनी है कि इसकी क्या वजह है। ठीक है। क्या उसको हम कुछ दवाइयों के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर बाज़ अमराज ऐसे हैं जिनमें कि डिप्रेशन हो जाती है, तो वो पहले आपने देखना है। हमेशा असूल ये होता है मेडिसिन का कि आपने डिप्रेशन या एंजाइटी को आपने एंड में रखना है। पहले आप देख लें कि कोई असल मसला, जेन्युइन मसला तो नहीं है जिसकी वजह से मरीज को ये इस तरह के अलामात हो रही हैं जो एंजाइटी से मिलती जुलती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये डायग्नोज हो जाता है कि वाकई ये एंजाइटी और स्ट्रेस है, तो खुद से आपने नहीं देनी लेक्सोटानिल और ये चीजें जो अल्प्रेजोलैम है। मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है, खुद लोग ओवर द काउंटर खुद खा रहे होते हैं। इसकी बहुत जल्दी डिपेंडेंस होती है। और आप यकीन करें कि कुछ लोग जो मेरे पास आते हैं क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, वो कहते हैं कि हम तो सालों से ये दवाई ले रहे हैं, हाफ लेक्सोटानिल हम लेते हैं या हाफ अल्प्रेजोलैम हम लेते ही लेते हैं, उसके बगैर तो हम गुजारा कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये सिर्फ वक्ती तौर पे आपका माहिर नफ्सियात आपको देता है कुछ दिनों के लिए ये जो दवाइयां हैं ये वाली, और कौन सी दवाई आपने लेकर चलनी है अपने साथ, वो भी एंटी डिप्रेसेंट है, वो आपका माहिर नफ्सियात आपको सजेस्ट करे। सही तरीके से बता सकता है, आपने खुद से कोई भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, दूसरा मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स, ये भी क्या दवाइयों के उसमें जुमरे में ही आते हैं या ये किस में आते हैं और इनका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए? ये बड़ा ही आपने अच्छा सवाल किया है और ये इसका बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोग अपना कैल्शियम लेवल, विटामिन डी लेवल करवाए बगैर, आयरन का लेवल करवाए बगैर, जो भी खवातीन आती हैं, खासतौर पे खवातीन में ये प्रॉब्लम, मर्दों में भी है कि जी हमें हड्डियों में दर्द हो रही है, हमें कमजोरी महसूस हो रही है, हमें मल्टीविटामिन लिख, हाँ जी, डॉक्टर भी लिख देते हैं मल्टीविटामिन। तो ये बहुत गलत अप्रोच है। क्योंकि एक बंदा जिसका कैल्शियम नॉर्मल है, अगर आप उसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं तो वो एक्स्ट्रा कैल्शियम कहाँ जाएगा? वो गुर्दे में पत्थरी बनाएगा, वो उनकी खून की शरियानों में जमा हो जाएगा। तो ये इसके नुकसानात हैं। इसी तरह अगर एक बंदे का आयरन नॉर्मल है, उसकी थकावट की या दर्दों की कोई और वजह है, आप उसको आयरन लिख देते हैं, तो आयरन जो है वो एक्सेस में जब आपके जिस्म में जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने मरीजों को प्रॉपर तरीके से अगर ये समझा सकें कि देखें आप अपना कुदरती तरीके से जो भी आपके ग़िज़ाइयत है उसको पूरा करें। जितना आप कुदरत के करीब रहेंगे उतना ही आप जो है वो नॉर्मल रहेंगे, बजाय इसके कि आप जो आर्टिफिशियल या मसनूई तरीके हैं।
हम किनको देते हैं मल्टीविटामिन या गोलियां जिनके अंदर वाकई खून के अंदर बहुत ज्यादा कमी आ रही हो, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत बूढ़े लोग हैं जिनकी खुराक बहुत कम हो गई होती है। नंबर 3, जो बीमार हैं, उल्टियां कर रहे हैं, वो ले नहीं सकते खाना, तो उनको हम देते हैं। एक इंसान जो बिल्कुल नॉर्मल है, आपके पास चलता हुआ आया है क्लिनिक में, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है, अगर उसको ये महसूस होता है कि मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, तो वो अपनी ग़िज़ा को क्यों नहीं मतवाज़न करता? वो क्यों हमसे ये इसरार करता है कि हमें कैल्शियम लिख कर दें, हमें विटामिन डी लिख कर दें, और लेवल्स करवाए बगैर कैल्शियम विटामिन डी देना इंतहाई खतरनाक है। हमारे अक्सर डॉक्टर भी खवातीन को जो भी दर्दों के साथ आती हैं, वो कहते हैं कि ठीक है जी, ये कैल्शियम और आयरन का तो उन्होंने पहले ही नुस्खा रखा होता है ना कि अगर आपको अच्छा ये प्रॉब्लम है जी, आपने कैल्शियम खानी है, आपने विटामिन डी खानी है, आपने आयरन खाना है, तो इसका भी इस्तेमाल बेदरेग नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर फरा सादिक मौजूद थी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वाला हमारा सेशन रहा है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पेन किलर्स का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स पे हमने बात की। जनाब आप कुछ बात कर लेते हैं फैशन के हवाले से, और फैशन में भी आजकल जो मेकअप ट्रेंड्स और हेयर स्टाइलिंग चल रही है, हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, उसके ऊपर हमने बात करनी है। और उस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद है, अमारा शहजाद हैं, जो कि मेकअप एक्सपर्ट हैं। तो हमारा आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहे हैं? सबसे पहले बालों से ही शुरू कर लेते हैं। बालों में क्या ट्रेंड कर रहा है आजकल? बालों में जैसे कि अगर आप हेयर कट्स में देखते हैं, ठीक है, तो अगर आपका लॉन्ग फेस है तो कट एंड बैंग्स बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है, बटरफ्लाई हेयर कट बहुत ज़्यादा चल रहा है। बट ये कि अगर आपके बालों का वॉल्यूम थिन है और आप आके क्लाइंट हमें आके कहता है कि हमें बटरफ्लाई हेयर कट चाहिए, तो वो फिर ये कि उसके बाल और ज़्यादा थिन हो जाते हैं। ये मतलब जिन लोगों के बालों का वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल होता है, उन्हीं पर ही बटरफ्लाई हेयर कट अच्छा लगता है। या फिर हम उनकी क्राउन लेयर्स भी कर सकते हैं। और कर्टन बैंग सबसे ज़्यादा इन है आजकल। अच्छा, कर्टन बैंग्स जो है वो हर किसी के फेवरेट भी है मेरे ख्याल से, और फेस पे बड़ा सूट भी करते हैं। आपकी एक यंग और फ्रेश लुक भी आती है उससे। अच्छा, दूसरा कलर्स में और किस तरह के वो चल रहे हैं कि किस तरह का लोग कलर डिमांड कर रहे हैं बालों का? सबसे पहले तो ये है कि जो आपको सूट करता है ना, वही बेसिकली चलता है। ठीक। समटाइम ये होता है कि आपका कम्प्लेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग आप कलर नहीं कराते और बाद में आप कहते हो कि मुझे ये सूट नहीं कर रहा, ठीक है। कंसल्टेशन जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है मेकअप में भी, हेयर में भी, कि जब आपका क्लाइंट आए आप उसे प्रॉपर कंसल्टेशन करें, उसे प्रॉपर गाइड करें कि अगर आप ये लुक करवा रहे हैं तो आप पे ये अच्छी लगेगी या नहीं, और आप उसे अपना भी मतलब गाइड कर सकते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है जी, ठीक है। क्लाइंट से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप उसे गाइड करते हैं, उसे आपकी समझ आती है, देन ही आपको हेयर का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज़ होते हैं, लाइक ब्लीच वगैरह। आजकल लोग जैसे बहुत लाइट ब्लॉन्ड कलर्स में जा रहे हैं, अब आगे वेदर चेंज हो रहा है तो हर किसी को ये होगा मैं थोड़ा लाइट कलर कराऊं, फ्रेश कलर कराऊं। सर्दियों में लाइट कलर की तरफ जाना चाहिए, डार्क कलर की तरफ जाना चाहिए? सर्दियों में हम थोड़े ब्राइट लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। वार्म कलर्स जो होते हैं वो विंटर में अच्छे लगते हैं, ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन जो समर में हमें आपको पता है बहुत से सेटल कलर अच्छे लगते हैं, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ठीक है। तो ब्राइट कलर में अगर देखा जाए तो आजकल बटर क्रीम कलर बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है, ऐश ब्लॉन्ड से भी ज़्यादा इन है वो। अच्छा। और उसके अलावा जिंजर हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा इन है, बट ये कि उसकी में बेस डार्क होनी चाहिए। अगर आप बेस भी लाइट करवा लेंगे, ऊपर हाइलाइट्स भी लाइट करवा लेंगे, तो वो उसका कॉम्बिनेशन ही नहीं अच्छा लगेगा, पता ही नहीं लगेगा कराया भी है या नहीं, वो फिर सारा सेम वन कलर ही लगेगा। तो आजकल हाइलाइट्स, बालियाज बहुत ज़्यादा, बालियाज बहुत, और बटर क्रीम कलर बहुत इन है आजकल। ओके, तो ये आपको सूट भी करेगा विंटर्स के लिहाज से, विंटर के लिहाज से करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक और है। जैसे हेयर फॉल का इशू आजकल हर किसी को है, और मैंने ये देखा है कि मल्टीविटामिन्स वगैरह अभी जो बात कर रहे थे कि मल्टीविटामिन्स वगैरह जो है वो हर कोई लेना शुरू कर देता है। सबसे पहले देखें, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है ना तो उसको कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है, ना ही ब्यूटिशियन, अगर आप इंटरनल ठीक नहीं है तो। इसलिए सबसे पहले आपको अपने इंटरनल टेस्ट करवाने चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप कहते हैं अच्छा हमारा हेयर फॉल हो रहा है, लगता है सैलून वाले इसको ठीक नहीं कर सकते, तो हम किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम PRP करवा लेते हैं, या अदर और बहुत से हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के। लेकिन वो लोग भी अगर अच्छा डॉक्टर होगा वो भी PRP आपके जाते साथ फ़ौरन नहीं स्टार्ट कर देगा, वो भी पहले आपके टेस्ट करवाएगा। इसी तरह हम भी सैलून में अब इतनी अवेयरनेस तो आ गई है ब्यूटिशियन को भी, वो भी पहले क्लाइंट को यही कहते हैं कि पहले आप अपने हार्मोन टेस्ट करवाएं, अपनी आयरन डेफिशिएंसी को टेस्ट करवाएं।
अगर वो मेंटेन है तो फिर क्यों हेयर फॉल है, फिर आपका शैम्पू ठीक नहीं है, या आप जो डाई कर रही हैं वो ठीक नहीं है, या कोई आप कंडीशनर अपने स्कैल्प में, कुछ लोग लगा रहे होते हैं, उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि कंडीशनर हमने सिर्फ टिप्स पे लगाना है। बल्कि आजकल हम लोग ये कहते हैं कि कंडीशनर को अवॉइड किया जाए, ठीक है ना, तो कंडीशनर जो आपका बाल है उसको थिन कर देता है, और वो बाल आपका स्कैल्प से बहुत स्मूथ होने की वजह से वो हेयर फॉल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको हेयर मास्क को प्रेफर करना चाहिए। हेयर मास्क लगा सकते हैं, हेयर मास्क लगा सकते हैं आप, ठीक है, हर वॉश के बाद। ओके, कंडीशनर की बजाय हमें रूट पे नहीं लगाना, जस्ट टिप्स पे लगाना है, ठीक है। और उसके अलावा आप ऑयलिंग करें, ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑयलिंग करते हैं तब ही आपके बाल जो हैं उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनका स्कैल्प ऑयली रहता है, ठीक है, उनके लिए क्या आपके पास कोई रेमेडी है, वो क्या करें? अच्छा, जिनका स्कैल्प ऑयली रहता है उनको ये लगता है कि शायद हम ऑयल लगाएंगे तो हमें तो ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो नीम ऑयल लगा सकती हैं, ठीक है, या आजकल एक पोटली हेयर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इन है। अगर आप सैलून नहीं जाते तो आप घर में भी कर सकते हैं। मेथी दाना लें, अंदर आप उसके नीम के पत्तों को लें और ग्रीन टी ले लें, इस तरह के लीव्स आप उसमें कॉटन के कपड़े में उसको अपने रैप कर लें, और किसी पैन के अंदर उसको हीट अप करके अपने स्कैल्प के ऊपर आप उसको थोड़ा सेक्शन बाय सेक्शन करके लगाएं, और फिर आप वॉश करें। आपके स्कैल्प का जो ऑयल आता है वो भी उससे बेहतर हो जाएगा। और शैम्पू भी जब आप करें, ऑयली स्कैल्प वाले लोग वो एटलीस्ट 5 मिनट तक अपने स्कैल्प में शैम्पू अप्लाई करके रखें, फिर ही वो अपना वर्क करता है। हम क्या करते हैं, हम फटाफट शैम्पू लगाते हैं, नीचे ज़्यादा करते हैं और नीचे से एंड्स हमारे ड्राई हो जाते हैं। एग्जैक्टली, हमें स्कैल्प में शैम्पू लगाना है और मास्क हमें टिप्स पे लगाना है, ठीक है। शैम्पू स्कैल्प में 5 मिनट्स लगा के उसका अच्छे से मसाज करें, देन आप उसको रिंस करके और फिर मास्क यूज करें। तो जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो किस तरह का शैम्पू यूज करें, और वो भी क्या 5 मिनट लगा के रखें? बिल्कुल एग्जैक्टली, डैंड्रफ वालों को बल्कि मस्ट है कि वो 5 मिनट्स लगाएं शैम्पू। हाँ, जिनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, वो ऑयलिंग मस्ट करें, ठीक है, ऑयलिंग करें, और चाहे वो 30 मिनट्स के लिए ऑयलिंग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप ओवरनाइट रखें या 2-3 आवर्स लगा के रखें। आप 30 मिनट्स ऑयलिंग करें, ऊपर आप शावर कैप पहन लें, वो आपकी 2 आवर्स का काम करती है। अच्छा, दूसरा हमारा हम देखते हैं कि सैलून्स में बहुत ज़्यादा होता है जी, ये हेयर ट्रीटमेंट है, ये हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट है, ये वो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या उसका कोई फ़ायदा होता है, या ये हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट हम घर में भी ले सकते हैं? हेयर प्रोटीन आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल जैसे लेटेस्ट प्रोटीन ट्रीटमेंट लाइक बोटॉक्स वगैरह है, वो तो आपको सैलून से ही लेना पड़ता है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप घर में नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, पहले घर में कलर करके 4 शेड के बाल हो जाएंगे, वो आ जाएंगे सैलून, कहेंगे अब आप इसको बिल्कुल ठीक कर दें। ऐसा नहीं होता, वो हम उन्हें यही कहते हैं कि 70% तक आपको हम रिज़ल्ट दे सकते हैं। अगर आप रेगुलर नेक्स्ट टाइम भी आएंगी, देन हम आपको 180% पे लेके जा सकते हैं। लेकिन देखें, ये बाल हैं, इस पे आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ना बालों पे ना स्किन पे, ठीक है। हमें बिल्कुल भी बालों और स्किन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, जो कि लोग करते हैं अक्सर। देखें, फेस पे ड्राई स्किन है तो नींबू लगा के बैठ जाते हैं, और क्या होता है कि और ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है। उसके लिए आप ये कि ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग स्किन को ट्रीट करना चाहिए, और जो आपके हेयर हैं उसको भी आपको सैलून वालों पे भी कुछ छोड़ देना चाहिए। और हेयर बोटॉक्स हमारा आजकल बहुत ज़्यादा इन जा रहा है, प्रोटीन ट्रीटमेंट भी है, बालों की स्ट्रेंथ भी अच्छी करता है और हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो मेकअप में क्या क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं हमारा? मेकअप में जैसे आईब्रोज से अगर हम स्टार्ट करें, तो आईब्रोज पहले ये था कि लास्ट 2 ईयर से थोड़ी थिक आईब्रोज चल रही थी, बुशी आईब्रोज थी। 60s में और 90 में बहुत ज़्यादा थिन आईब्रोज थी। अब थोड़ा सा नेचुरल में आ गए हम लोग, ठीक है। अब ना तो ज़्यादा थिक चल रही हैं ना थिन चल रही हैं, ठीक है। और अगर बात करें फाउंडेशन की, तो वो भी क्रीमी अब चल रही हैं, ना स्टिक चल रही है ना लिक्विड फाउंडेशन जो है वो भी अब बस नॉर्मल है। उसको थोड़ा सा मैनेज करना टफ है लिक्विड फाउंडेशन को। सैलून वाले तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे घर में अगर लड़कियों ने अपना खुद से मेकअप करना है, तो उनके लिए क्रीमी फाउंडेशन जो पफ के साथ यूज़ करते हैं, वो टैप टैप करके इजी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। वो उनके लिए देखिए, हम सैलून के साथ साथ लड़कियों को घर में भी ग्रूमिंग बताते हैं, क्योंकि देखें, जब आपने जॉब पे जाना है या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ, वो आजकल हल्का फुल्का मेकअप करके जाती हैं, ठीक है। और अगर हम ब्लशन पे बात करें, वो भी जो है क्रीमी फॉर्म में ज़्यादा बेस्ट रहता है। टिंट जो है वो लड़कियां यूज़ तो करती हैं, लेकिन जिनकी सेंसिटिव चीक्स होती हैं ना, उन्हें एक्नी इशू हो रहा है,
ओके ठीक है, उनकी स्किन ड्राई हो रही है लेकिन उनको शायद आइडिया नहीं है कि वो जो टिंट यूज कर रही है वो उनकी स्किन को ड्राई कर रहा है, सो वो क्रीमी ब्लश ऑन यूज कर लें, जा सकते हैं, क्रीमी ब्लश ऑन यूज करें, ठीक है। और लिपस्टिक्स में भी इसी तरह जेली वाली लिपस्टिक्स इन है, विंटर आ रहा है, आजकल लिप ग्लोज और इस तरह की जो बहुत ज्यादा मतलब जो क्रीमी टेक्सचर में है जिससे आपकी जो स्किन है वो फ्लॉलेस भी लगेगी, ड्यूई भी लगेगी। जी, हमारा शहजाद हमारे साथ मेकअप एक्सपर्ट मौजूद थी। थैंक यू सो मच हमारा फॉर कमिंग यार, हमें इतनी अच्छी टिप्स आप देकर जा रही हैं। इसी नोट पर मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।